आज हम भारत में समाचार पत्रों का विकास देखेंगे कि किस प्रकार आधुनिक प्रेस की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की वो पुर्तगालियों ने की। अब 1557 में इन्होंने गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और गोवा के ही कुछ पादरियों ने सबसे पहले एक पुस्तक छापी गोवा में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने 1784 में बम्बई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। बाद में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया, ये कंपनी का ही असंतुष्ट कर्मचारी था विलियम बोल्टस। ये नाराज़ था कंपनी से, तो इसने 1766 में एक समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया। हालांकि कंपनी को ये पता था कि कंपनी के खिलाफ ही लिखना था विलियम बोल्टस को, तो इसको इंग्लैंड भेज दिया गया ज़बरदस्ती। तो ये प्रकाशित नहीं हो पाया समाचार पत्र। भारत में जो आधुनिक प्रेस की शुरुआत हुई, जो पहला समाचार पत्र छापा, वो छापा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट या द कलकत्ता एडवाइज़र नाम से ये समाचार पत्र निकाला। हालांकि इन्होंने भी कंपनी की आलोचना की, जिसके कारण 1782 में इनको भी इंग्लैंड भेज दिया गया। इसके बाद 1780 में ही दूसरा जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो था इंडिया गजट। इसके बाद 1800 तक धीरे धीरे और भी कई समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। 1800 तक जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उनमें एक खासियत भी दिखाई देती है कि ये जो समाचार पत्र थे वो एक दूसरे के पूरक थे। यानी जो भी समाचार पत्र थे ये दैनिक नहीं थे, रोज़ नहीं छपते थे। एक दिन एक समाचार पत्र, तो अगले दिन दूसरा, तो तीसरे दिन तीसरा। इस तरीके से जो अलग अलग विभिन्न समाचार पत्र थे वो अलग अलग दिन छपते थे और ये साप्ताहिक होते थे। और ये समाचार पत्र एक दूसरे के पूरक थे। तो एक तो कि दैनिक नहीं है समाचार पत्र, दूसरा एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के पूरक थे इसीलिए इसमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं दिखाई देती समाचार पत्रों में। और इस समय बहुत ज़्यादा कंपनी की नीतियों की आलोचना का भी प्रयास नहीं किया गया। समाचार पत्रों में जो तीव्रता से विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। और 19वीं शताब्दी में जो समाचार पत्रों का विकास हुआ उसमें जो खासियत दिखाई देती है, एक तो बहुत सारे समाचार पत्रों का विकास हुआ और यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं में भी समाचार पत्रों का विकास हुआ। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कंपनी की नीतियों की आलोचना भी की जाने लगी, तो तीव्र आलोचना की जाने लगी। इसी शताब्दी में प्रेस जो था वो जनता का प्रतिबिंब बना, जनता का आईना बना। और इसी काल में राष्ट्रवादी प्रेस की भी स्थापना हुई, राष्ट्रीय प्रेस की भी स्थापना हुई। अब 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नाम से ही एक अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला। किसी भी भारतीय द्वारा ये पहला समाचार पत्र था। तो पहला किसी भारतीय द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया वो गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट था। इसके बाद 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नाम की एक पत्रिका बंगाली में निकाली। 1818 में ही एक अंग्रेज़ थे जेम्स सिल्क बर्किंघम। जेम्स सिल्क बर्किंघम जो हैं, इन्हीं को माना जाता है कि समाचार पत्रों को जनता का प्रतिबिंब इन्होंने ही बनाया। इन्होंने ही जनता का आईना बनाया समाचार पत्रों को। तो समाचार पत्रों के विकास में बर्किंघम का बहुत बड़ा योगदान है। और बर्किंघम का ये भी बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने समाचार पत्रों में मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास किया। इन्होंने कंपनी की नीतियों की खुल के आलोचना की और ये प्रयास किया, इनका ये मानना था कि जो प्रेस है वो सरकार के प्रतिबंधों से या सरकार से स्वतंत्र हो। इनसे बड़ी दिक्कतें भी हुई, जैसे उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, उनको काफ़ी समस्या हुई क्योंकि कंपनी की नीतियों की आलोचना कर रहे थे ये। बाद में 1823 में इनको भी इंग्लैंड भेज दिया गया। इनका जो समाचार पत्र था कलकत्ता जनरल, तो कलकत्ता जनरल का प्रकाशन किया था इन्होंने। अब
जो राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो हैं ये भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत माने जाते हैं और इनका भी ये मानना था कि प्रेस जो है ये सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए और प्रेस जो है एक तरीके से ये जनता की अभिव्यक्ति है और जब सरकारी नीतियों की आलोचना स्वतंत्र रूप से होगी तभी राजनीतिक चेतना का भी विकास होगा। तो ये राजनीतिक चेतना के विकास में प्रेस को सबसे सशक्त माध्यम मानते थे और राष्ट्रीय पत्रकारिता की जो स्थापना की वो राजा राम मोहन राय ने ही की। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली में निकाली। इसके अलावा 1822 में मिरातुल अखबार फारसी में, इसके अलावा चंद्रिका का प्रकाशन किया जिसके माध्यम से इन्होंने धार्मिक और सामाजिक जो विचार थे उनका विरोध किया। अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगज़ीन का प्रकाशन शुरू किया। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा प्रेस के विकास में। इसके बाद बहुत सारे भारतीयों ने समाचार पत्र निकालना शुरू किया, जैसे रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी ने निकाला, हिंदू पैट्रियाट ये हरीशचंद्र मुखर्जी का था, इसके अलावा सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, क्वार्टरली जनरल और इंदु प्रकाश ये एमजी रानाडे का समाचार पत्र था, तो ये एमजी रानाडे ने निकाला। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष का समाचार पत्र था और उदंत मार्तंड ये 1826 में प्रकाशित हुआ था और इसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने। उदंत मार्तंड ये भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। तिलक ने मराठा और केसरी निकाला, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। इसके अलावा कॉमनवील और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने निकाला, कॉमरेड और हमदर्द ये मोहम्मद अली ने निकाला समाचार पत्र। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बिलाग इनका समाचार पत्र था। इसके अलावा द लीडर मदन मोहन मालवीय, गांधी जी ने भी कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, जैसे हरिजन है, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया ये गांधी जी के समाचार पत्र थे। न्यू इंडिया नाम से ही विपिन चंद्र पाल ने एक समाचार पत्र निकाला। द ट्रिब्यून ये सर दयाल सिंह मजीठिया ने निकाला, तो ये द ट्रिब्यून। इसके अलावा हरीशचंद्र मैगज़ीन, कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरीशचंद्र के जो समाचार पत्र थे, तो ये भारतेंदु हरीशचंद्र। इसके अलावा सोशलिस्ट ऐसे डांगे का समाचार पत्र था, ये साम्यवादी थे ऐसे डांगे। तो इस तरीके से बहुत सारे समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ जो भारतीयों द्वारा था। 1857 के बाद हम देखें तो जो प्रेस है, भारत में जो प्रेस का विकास हुआ तो उसमें दो घड़े दिखाई देते हैं। एक तो जो अंग्रेज़ों द्वारा समाचार पत्र निकाले गए थे और दूसरे जो भारतीयों द्वारा निकाले गए थे। जो अंग्रेज़ों द्वारा निकाले गए, भारतीयों द्वारा जो निकाले गए थे वो तो सुविधा संपन्न नहीं थे। भारतीयों द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए थे वो अधिकतर लोगों की सहायता पे चलते थे, चंदे पे चलते थे। जबकि जो अंग्रेज़ी समाचार पत्र थे, जो अंग्रेज़ों द्वारा समाचार पत्र निकाले गए, उनको सरकार द्वारा काफ़ी सुविधाएं प्राप्त थी, जैसे स्टेट्समैन था, टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्टेट्समैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, पायनियर। तो इस तरीके से ये जो अंग्रेज़ों द्वारा संपादित समाचार पत्र थे, इनको सरकार द्वारा काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होती थी और इनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर ये सरकार की आलोचना भी नहीं करते थे। तो इस तरीके से ये सारे समाचार पत्र निकलना शुरू हुए। इस समय अंग्रेज़ी सरकार ने
4 न्यूज़ एजेंसियों की भी स्थापना की। एक तो थी राइटर, जो सबसे पहले स्थापित हुई थी 1860 में। इसके अलावा एपीआई, जो 1905 में स्थापित हुई, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। इसके अलावा 1927 में फ्री न्यूज़ सर्विस, और इसके अलावा 1934 में इसके बाद यूपीआई की स्थापना हुई, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इस तरीके से ये 4 न्यूज़ एजेंसियां भी थी। अब जो समाचार पत्र हैं, जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे, इसमें जो पायनियर है, पायनियर इलाहाबाद से निकलता था, और पायनियर को माना जाता था कि ये ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा समर्थक था पायनियर। इसके अलावा स्टेट्समैन जो था, ये काफ़ी रूढ़िवादी विचारों को प्रोत्साहित करता था। और एक और था सिविल एंड मिलिट्री गजट, जो लाहौर से प्रकाशित होता था। तो ये सारे समाचार पत्र जो थे, जो अंग्रेज़ी समाचार पत्र थे ख़ास तौर पे, ये सरकार का ही समर्थन करते थे। लेकिन भारतीय समाचार पत्र जो थे, भारतीय समाचार पत्रों ने 1857 के बाद तो बहुत तेज़ी से सरकार की आलोचना शुरू कर दी थी। और ये जो सरकारी नीतियों की आलोचना की शुरुआत हुई थी, ये एक तरीके से 1800 के बाद से ही शुरुआत हो गई थी। तो ब्रिटिश सरकार शुरू से ही समाचार पत्रों के प्रति चौकन्नी रही, ख़ास तौर से जो भारतीयों द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कई अधिनियमों द्वारा, कई कानूनों द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया। समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेज पत्रकार होते थे, जो अंग्रेज प्रकाशक थे, वो अगर कंपनी की नीतियों के खिलाफ छापते थे तो उनको तो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। लेकिन जो भारतीय समाचार पत्र थे या जो भारतीय लोग थे, उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए ये अधिनियम लाए गए थे। पहला जो समाचार पत्रों पर को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम लाया गया, वो 1799 में बेलेजली के समय लाया गया। 1799 में पत्रेक्षण अधिनियम लाया गया। सेंसरशिप एक्ट था ये, एक तरीके से प्री सेंसरशिप थी। तो सेंसरशिप एक्ट जो है, पत्रेक्षण अधिनियम जो है, इसके तहत जो भारतीय समाचार पत्र हैं, इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और इसमें प्रावधान ये था कि समाचार पत्र जो आप छापेंगे, तो जो मुद्रक होगा, मुद्रक, प्रकाशक और जो स्वामी है समाचार पत्र का, उसका स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा, उसका स्पष्ट नाम का उल्लेख करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि जो भी समाचार पत्र में मैटर होगा, जो भी तत्व होंगे, वो पहले जो अंग्रेज़ सरकार का जो सचिव होगा, तो सचिव के पास पहले ये सारे मैटर आपको ले जाके दिखाने होंगे। तो ये 2 तरीके के इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो एक तरीके से ये प्री सेंसरशिप थी कि पहले सचिव मैटर देखेगा, तभी आप प्रकाशित कर सकते हैं समाचार पत्र को। ये जो प्री सेंसरशिप अधिनियम था, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम था, ये 1807 में ये जो पत्रिकाएं थी, पैम्फलेट्स थे, इन पे भी लागू हो गया। बाद में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ये जो अधिनियम था उतना कठोरता से लागू नहीं किया गया। उन्होंने थोड़ा नरमी बरती समाचार पत्रों के प्रति। हालांकि एडम्स ने उनको सलाह दी थी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की, लेकिन इनके समय तक ये नियम कठोरता से लागू नहीं किए गए। 1823 में जब एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। और एडम्स के समय सबसे कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया समाचार पत्रों पर। तो 1823 में इनके समय लाइसेंसिंग एक्ट आया, अनगिनती अधिनियम। और अनगिनती अधिनियम के तहत ये था कि समाचार पत्र छापने के लिए या मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। अगर बगैर लाइसेंस के कोई साहित्य का प्रकाशन करता है, किसी चीज़ का मुद्रण करता है, तो उसको 400 रुपये का जुर्माना था। और 400 रुपये का जुर्माना था। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को ये भी अधिकार था कि उसका मुद्रणालय जब्त कर ले। इसके अलावा गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि किसी भी प्रेस का लाइसेंस वो रद्द कर सकता था। तो इस तरीके से ये बहुत कठोर
नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि एक तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है, दूसरी चीज़ कि अगर किसी का प्रेस जब्त हो जाता है या उस पर 400 रुपये जुर्माना लग जाता है, तो उस समय प्रेस कोई फ़ायदे का धंधा नहीं था, पैसा कमाने के लिए समाचार पत्र नहीं निकाला जाता था। तो इसलिए एक बार जब्त हो जाने के बाद बहुत कठिन होता था कि दोबारा से प्रेस स्थापित किया जा सके। और इसी अधिनियम के चलते, लाइसेंसिंग एक्ट के चलते, राजा राम मोहन राय का जो मिरातुल अखबार है उसको बंद होना पड़ा था। तो ये लाइसेंसिंग एक्ट आया। अब ये जो कठोर प्रतिबंध थे, जब लॉर्ड विलियम वेंटिक गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने उदारता दिखाई प्रेस के प्रति। हालांकि इन नियमों को रद्द नहीं किया। 1835 में एक अधिनियम ला के इन सारे नियमों को रद्द करने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक लॉर्ड विलियम वेंटिक जा चुके थे और चार्ल्स मेटकॉफ ये गवर्नर जनरल थे, तो ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं, इन्होंने ही जो दमनात्मक ये अधिनियम था 1823 का, इसकी धाराओं को रद्द कर दिया। तो इसको रद्द करके समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ से अब समाचार पत्र स्वतंत्र थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के समय जाहिर सी बात थी कि विद्रोह को दबाना था, आपातकालीन स्थिति थी। तो एक बार फिर से जो लाइसेंसिंग एक्ट था 1923 का, उसकी धाराओं को प्रभावित किया गया। 1867 में एक पंजीकरण अधिनियम आया। पंजीकरण अधिनियम के तहत इसका उद्देश्य समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं था, बल्कि पंजीकरण अधिनियम जो था, इसका उद्देश्य था समाचार पत्रों को नियमित करना। 1867 का जो अधिनियम था, उसमें हालांकि समाचार पत्रों को नियमित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें एक चीज़ और थी कि अगर राजद्रोहात्मक लेख आप छाप रहे हैं तो ये प्रतिबंधित था। और जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 थी, उसमें 124 ए जोड़ा गया, जिसके तहत राजद्रोह के आरोप में आजीवन निर्वासन का दंड था। तो ये राजद्रोहात्मक लेखों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। इसमें समाचार पत्रों पे जो सबसे तगड़ा प्रतिबंध आरोपित किया वो किया लॉर्ड लिटन ने। लिटन जब भारत आया तो लिटन के समय 1876 से 78 के बीच में अकाल पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन लिटन ने इसी समय 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो इस कारण जो समाचार पत्र थे, ये लिटन की आलोचना करने लगे। यहाँ तक कह दिया गया कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो नीरो से तुलना की गई लिटन की। और हालांकि 1857 के बाद से ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तीव्र आलोचना करने लगे थे समाचार पत्र, जो भारतीय समाचार पत्र थे, वो ब्रिटिश नीतियों की। 1878 में भारतीय जो समाचार पत्र थे, जो देसी भाषाई समाचार पत्र थे, इन पर नियंत्रण लाने के लिए, इनको नियंत्रण में लाने के लिए लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। और इसके माध्यम से जो भारतीय भाषाई समाचार पत्र थे, उन पे बहुत सख्त नियंत्रण आरोपित करने का प्रयास किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय भाषाई समाचार पत्र हैं, उनको मजिस्ट्रेट के आगे एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि वो ऐसी कोई भी खबर नहीं छापेंगे जो सरकार के विरुद्ध भावना भड़काए या राजद्रोहात्मक हो। तो इस तरीके का बॉन्ड भरना पड़ता था। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द कर देगा मजिस्ट्रेट और उसकी अपील भी नहीं की जा सकती। इसका काफ़ी विरोध किया गया। इस एक्ट के तहत चाहे सोम प्रकाश हो, भारत मिहिर हो, इन सारों पे ये सारे इसकी चपेटे में भी आए। अमृत बाजार पत्रिका जो मोतीलाल घोष की थी, ये रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषाई समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था ये अधिनियम। तो इस तरीके से लिटन ने बड़ा सख्त नियंत्रण लागू करने का प्रयास किया समाचार पत्रों पे। इसको ये भी कहा गया कि ये मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। बड़ी आलोचना हुई इसकी।
बाद में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको रद्द कर दिया रिपन ने। जब लिटन के बाद रिपन गवर्नर जनरल बन के आए तो इन्होंने इसको रद्द कर दिया। इसके बाद तो यहाँ तक जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया, ये सारे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। इसके बाद भी कुछ अधिनियम आए, जैसे 1908 में एक समाचार पत्र अधिनियम आया, फिर 1910 का समाचार पत्र अधिनियम आया। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन अधिनियम आया 1931 में। तो इन सब के माध्यम से भी प्रेस को कहीं न कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।